हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करते हैं डीएनए कुंडली का पैकेजिंग ऑफ डीएनए कोइल क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं डीएनए कुंडली का पैकेजिंग किस प्रकार से किया जाता है। देखो, डीएनए का पैकेजिंग पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तव में डीएनए है क्या और डीएनए की लंबाई एक कोशिका में कितनी होती है। इससे पहले देखो हम पढ़ते हैं, जब हमने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि दो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, बेस पेयर इनके अंदर जो पाए जाते हैं, उन दो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य का जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। जबकि हम जानते हैं एक द्विगुणित कोशिका के अंदर या फिर मनुष्य में डीएनए के अंदर कुल जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनकी संख्या की यदि बात करें तो 6.6 गुणा 10⁹ बेस पेयर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस को यदि इसको निकालते हैं तो मल्टीपल जैसे ही कर दिया जाए या इस प्रकार से काट दिया जाएगा तो आपके पास में आएगा 2.244 मीटर। यानी मनुष्य के अंदर एक डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। इतना लंबा डीएनए कोशिका में किस प्रकार से पैक हो सकता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, कि कुंडली की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। इसके अलावा यदि मैं यूकेरियोटिक कोशिका की बात करूं, इरिसिया कोलाई जीवाणु की, ई कोली जीवाणु की बात करते हैं। ई कोली जीवाणु के अंदर जो डीएनए होगा उसकी लंबाई पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 1.36 mm यानी 1.36 मिलीमीटर जो है इरिसिया कोलाई जीवाणु के डीएनए की लंबाई पाई जाती है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, हम जानते देखो इरिसिया कोलाई क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव या असीम केंद्रीय जिसको कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं उनके अंदर जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। उसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो क्या इसका मतलब जो इरिसिया कोलाई जीवाणु है या फिर एक कोशिकीय जीव है या फिर प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, क्या उनका डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है? क्या इसका जो डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट केंद्रक का मतलब ये हुआ कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो क्या उसका डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहेगा? नहीं, इसका जो डीएनए होता है वो भी क्या होता है, पैक्ड रहता है या पैकेजिंग के रूप में पाया जाता है। देखो, हम बात करते हैं कि इसका जो डीएनए जो है वो जैसे ही किसी प्रोटीन के साथ में हम बात करते हैं, प्रोटीन के साथ में बंधित हो जाएगा। यानी डीएनए किसके साथ में बंधेगा? प्रोटीन के साथ में बंधेगा और एक विशेष प्रकार की संरचना में पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, या जिसको किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रकाभ के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसका जो डीएनए है वो किसके अंदर पाया जाएगा? न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ के अंदर पाया जाएगा। ये यहाँ तक की कहानी होती है। अब देखो, हम बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की, और यूकेरियोटिक कोशिका में भी हम किसको लेकर चलते हैं? मनुष्य को लेकर के चलते हैं कि मनुष्य का जो डीएनए होता है वो किस प्रकार से पैकेजिंग के रूप में पाया जाता है। इस पे देखो थोड़ी चर्चा करते हैं। में 1974 में, ध्यान से देखना, एक वैज्ञानिक आता है कॉनबर्ग तथा जे.ओ. थॉमस ने क्रोमोसोम में डीएनए पैकेजिंग को बताया। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले गुणसूत्र के अंदर डीएनए की पैकेजिंग को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आर.डी. कॉनबर्ग जो है, और तथा उसके साथ में कौन आता है? जे.ओ. थॉमस। सन 1974 में क्रोमोसोम में डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बताते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो आपके सामने लिखा हुआ है 2.244 मीटर लंबा जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर.डी. कॉनबर्ग तथा जे.ओ. थॉमस नामक वैज्ञानिक था। ये जो डीएनए है इसकी पैकेजिंग किस प्रकार से होती है इसके बारे में देखो हम चर्चा करते हैं।
तो क्या था इसके अंदर, क्या सामने आता है कि ये इतना लंबा डीएनए है, वो किस प्रकार से कोशिका में पैकेज हो जाएगा। इसके लिए देखो हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, ऋणावेशित तथा अम्लीय प्रकृति का डीएनए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऋणावेशित तथा अम्लीय प्रकृति का डीएनए धनावेशित तथा क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर बंधित होता है तो बनने वाली संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। बनने वाली संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। सिंपल सा पॉइंट है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऋणावेशित तथा अम्लीय प्रकृति का डीएनए, अम्लीय प्रकृति का डीएनए जब किसके ऊपर जुड़ेगा, धनावेशित तथा क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर बंधित होता है तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, और वो विशेष प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटिन। यह जो क्रोमेटिन है इसी को आगे जाकर के ओडेम व उसके साथियों ने 1975 में नाम दे दिया था एक विशेष प्रकार का, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। जब डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर से बंधित हो जाता है, उसके चारों ओर से लिपट करके एक विशेष संरचना बनाता है, उस विशेष संरचना को क्रोमेटिन कहा गया शुरुआत में। उसके बाद में एक साल बाद में, कब है, 1974 में उसको क्या नाम दिया गया, क्रोमेटिन। और 1975 में देखो क्या बताया गया, ओडेम ने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसोम नाम दे दिया। तो डीएनए की जो पैकेजिंग है वो किसके रूप में होती है, न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है। अब ये जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोसोम का किस प्रकार का निरूपण होता है उसको देखो हम समझते हैं। एक डीएनए के अंदर समान दूरी पर जिस प्रकार से एक माला में मोती होते हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। ये जो देखो डॉट डॉट के रूप में मैं दिखा रहा हूं, ये डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले न्यूक्लियोसोम हैं, या क्रोमोसोम में पाए जाने वाले क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब जो न्यूक्लियोसोम के रूप में इसकी पैकेजिंग हो रही है, तो एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। न्यूक्लियोसोम की संरचना में दो महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। एक इसके अंदर होता है मध्य कण, या मध्य केंद्र, या केंद्र बिंदु, या केंद्र कण जिसको कहते हैं, या मध्य केंद्र कहा जाता है। एक इसके अंदर पाया जाता है लिंकर डीएनए, बड़े ध्यान से समझना। एक इसके अंदर होगा लिंकर डीएनए। ये जो न्यूक्लियोसोम का केंद्र कण है या केंद्रीय कण है, ये भी दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक इसके अंदर पाया जाता है हिस्टोन अष्टक, या हिस्टोन पाया जाता है, हिस्टोन अष्टक, और दूसरा इसके अंदर होता है कुंडलित डीएनए, कुंडलित डीएनए। ये दोनों भाग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसोम के केंद्रीय कण का निर्माण करते हैं। देखो ये जो हिस्टोन अष्टक है इसका निर्माण H2A, H2B, H3H4 इन 4 हिस्टोन प्रोटीन से होता है, और इनके प्रत्येक के दो दो अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक के इसके अंदर कितने कितने अणु पाए जाते हैं, दो दो अणु पाए जाते हैं। इसके भी दो अणु होंगे, इसके भी दो अणु होंगे, इसके भी दो अणु होंगे, इसके भी दो अणु होंगे। इस प्रकार से ये स्टोन का क्या बन जाता है, अष्टक बन जाता है। यदि देखो इसको हम समझें, किस प्रकार से बात को समझना कि ये पहले क्रोमोसोम की संरचना के बारे में बता रहे हैं कि जो डीएनए है उसके बीच में पाए जाने वाली समान दूरी पर ये जो बिंदु समान संरचनाएं जो होती है ये न्यूक्लियोसोम होती है। न्यूक्लियोसोम के रूप में ही डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। जब इस न्यूक्लियोसोम की संरचना की बात करते हैं तो अपने सामने आता है कि इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक केंद्रीय भाग होगा या केंद्रीय कण होता है, और एक इसके अंदर लिंकर डीएनए पाए जाते हैं। और ये जो केंद्रीय कण है इसका निर्माण दो भागों से, एक हिस्टोन अष्टक होगा, दूसरा कैसा होता है, कुंडलित डीएनए इसके ऊपर पाया जाता है। ये जो कुंडलित डीएनए जो होता है इसके 2.25 चक्कर इसके अंदर पाए जाते हैं या कुंडलन पाए जाते हैं। चक्कर कह सकते हो या कुंडलन कह सकते हो। इसको 1.75 कुंडलन के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो डीएनए का कुंडलित जो डीएनए है इसके अंदर 140 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, यानी बेस पेयर पाए जाते हैं। इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंदर 140 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं।
और लिंकर डीएनए के रूप में क्या होता है, इसका 1/4 भाग या चक्कर इसका कुंडलन पाया जाता है, जिसके अंदर 60 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये तो हो गया लिंकर वाला। और ये आपके पास में आ गया केंद्रीय कण। ये दोनों भाग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अब देखो इसको समझते हैं हम न्यूक्लियोसोम को, कि इसके बीचों बीच क्या पाया जाएगा, यानी देखो इस प्रकार से गोलाकार आकृति के रूप में मैंने दिखाया, स्टोन अष्टक पाया जाएगा। इस स्टोन अष्टक के सामने आपको इस डायग्राम के माध्यम से आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ये आपके सामने रहेगा लिंकर डीएनए, जिसके अंदर H1 प्रोटीन पाई जाती है, H1 स्टोन प्रोटीन या H1 स्टोन के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जिसको H1 लिंकर डीएनए के या H1 लिंकर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से डीएनए जो है इसके चारों ओर ये कुंडलन बना लेगा। ठीक है, ये हो गया डीएनए की पैकेजिंग वाला। ये बीच में जो गोलाकार आकृति में बनाया है इसको आप लिखेंगे स्टोन अष्टक। क्या लिख देंगे इसको, स्टोन अष्टक लिख देंगे। इसके अंदर H2A, H2B, H3, H4 इनके दो के, इन प्रत्येक के दो अणु पाए जाते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके चारों ओर डीएनए का कुंडलन हुआ। तो इस प्रकार से एक डीएनए की क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। थोड़ा सा इसको एक और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो किस प्रकार से ये पाया जाता है। ये बन गया आपके सामने स्टोन अष्टक। ये स्टोन अष्टक वाला भाग हो गया। इसका निर्माण कैसे होता है, अब देखो समझना। आपको क्या करना है, यहां पर एक विशेष प्रकार की संरचना दर्शानी है। इतना काम आप आराम से कर सकते हैं। यहां पर एक और दूसरी संरचना इस प्रकार से, और यहां पर यह संरचना, ये भाग पाए जाते हैं। ये हो गया इसके अंदर। ये जो भाग है इसको H2A बोल देंगे, इस वाले भाग को H2B बोल देंगे, इस वाले भाग को H2A बोल देंगे, इस वाले भाग को H2B बोल देंगे। और आपके सामने ये जो है इसको बोलेंगे H4 और इसको बोल देंगे हम H3। ये देखो पूरा का पूरा स्टोन अष्टक बन गया। देखो ये आपके सामने दिखा रहा है H2A, H2B, H2A, H2B। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि स्टोन अष्टक के अंदर H2A, H2B, H3, H4 के दो अणु पाए जाते हैं, जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। यहाँ पर H2A है, इसके सामने H2A है, H2B है, इसके सामने H2B है, यहाँ पर H4 है तो इसका मतलब ये भी H4 है, ये H3 है, इसका मतलब ये भी क्या है, H3 है। अब देखो काम की बात, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या काम करता है, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है। दो न्यूक्लियोसोम का लिंकर भाग या जोड़ने वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, लिंकर डीएनए पाया जाता है, जिसका देखो यहाँ पर अलग से दिखाया मैंने, ये लिंकर डीएनए को दर्शाता है। तो ये डायग्राम आपको दोनों बनाने, इस प्रकार से डीएनए की पैकेजिंग होती है। अब देखो क्या होगा कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, न्यूक्लियोसोम का। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो न्यूक्लियोसोम है इसकी लगभग 6 इकाइयां मिलकर के, कितनी इकाइयां मिलकर के, 6 इकाइयां मिलकर के एक विशेष संरचना बनाती है, जिसको सोलेनोइड कहते हैं। जिसको किसके नाम से जाना जाएगा, सोलेनोइड के नाम से जाना जाएगा। ये सोलेनोइड जो इकाइयां जो होती हैं, ये आगे जाकर के क्या बनाती है, द्वितीयक क्रोमेटिन का निर्माण कर देती हैं। द्वितीयक से किसका निर्माण हो जाएगा, तृतीयक क्रोमेटिन, और तृतीयक क्रोमेटिन से चतुर्थ क्रोमेटिन का निर्माण हो जाएगा। और क्रोमेटिन बनने के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस चलती है। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम का निर्माण होगा, न्यूक्लियोसोम के बाद में सोलेनोइड का निर्माण होगा, सोलेनोइड आगे जाकर के क्रोमेटिन में बदल जाएगा। और ये जो क्रोमेटिन जो होता है, जब कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजन के समय, बड़े ध्यान से समझना, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि जो मध्य अवस्था आती है, मेटाफेज में गुणसूत्र का निर्माण होता है, अर्थात क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए किस प्रकार से पाया जाता है, वो डीएनए की पैकेजिंग आपके सामने रखी गई। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जैसे हमने इरिसिया कोलाई जीवाणु का एग्जाम्पल लिया, इरिसिया कोलाई जीवाणु के अंदर जो डीएनए की लंबाई होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में कि इरिसिया कोलाई जीवाणु के डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो आपको लिखना होगा 1.36 मिलीमीटर होती है।
फिर इसके साथ में मैंने आपको बताया कि जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आता है और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में वॉटसन और क्रिक ये बताते हैं कि डीएनए के डबल हेलिक्स या कुंडलन के अंदर दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में 0.34 नैनोमीटर या फिर क्या कहा जा सकता है कि 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। और हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो टोटल नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो कितने होते हैं, 6.6 गुणा 10 की घात 9 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। जब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक डीएनए की लंबाई निकल करके सामने आती है 2.2 मीटर। अब इतना लंबा जो डीएनए होता है वो कोशिका में किस प्रकार से समा पाता है, इसके लिए हमें करनी पड़ती है डीएनए की पैकेजिंग। बिल्कुल समझ में आएगा, डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है। डीएनए की क्रोमोसोम में डीएनए की पैकेजिंग बताने वाला सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो मैंने आपको बता दिया था, आरडी कौन था, आरडी कोनबर्ग, और क्या था, जे.ओ. थॉमस था। 1974 में ये बताते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग क्या होती है। इसके बाद देखो परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे कि एक ऋणावेशित अम्लीय प्रकृति का डीएनए, एक ऋणावेशित अम्लीय प्रकृति का डीएनए धनावेशित क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कुंडलन बनाता है और बनने वाली विशेष संरचना को क्रोमेटिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, क्रोमेटिन, जिसको 1975 में ओडेम तथा अन्य वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लियोसोम नाम दे दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो किसके रूप में होती है, न्यूक्लियोसोम के रूप में होती है। बिल्कुल याद रहेगा, किसके रूप में रहती है, न्यूक्लियोसोम के रूप में रहती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो जब न्यूक्लियोसोम की संरचना की बात करें तो इसके अंदर दो भाग सामने आते हैं, एक केंद्रीय कण आता है और एक लिंकर डीएनए आता है। क्या आता है, केंद्रीय कण और लिंकर डीएनए। अब आपको याद रखना है जो ये केंद्रीय कण है इसका निर्माण किस किस से होता है, तो एक तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हिस्टोन अष्टक आएगा, हिस्टोन ऑक्टामर जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन के, यानी इन प्रत्येक के दो दो अणु भाग लेते हैं और एक अष्टांशक बनाते हैं, अष्टक का निर्माण करते हैं, जो आपके सामने ऑक्टामर में ये डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद में क्या होता है, दूसरा भाग आता है कुंडलित डीएनए। तो जो डीएनए जो होता है उसके 2.25 चक्कर इसके ऊपर होते हैं, यानी 1.75 जिसको लिख सकते हो, या 1 सही 3/4 इसके डीएनए के चक्कर पाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको याद रखना है 140 बेस पेयर पाए जाते हैं, 140 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। और जो लिंकर डीएनए उसके अंदर 1/4 भाग इसके चक्कर या कुंडलन होते हैं, जिसमें 60 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये जो लिंकर डीएनए जो होता है दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है। आपके सामने दिख रहा है कि जिस प्रकार से माला में मोती होते हैं ठीक उसी प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोसोम की संरचना हुई। अब ये न्यूक्लियोसोम आगे जाकर किसका निर्माण कर देते हैं, सोलेनोइड का। सोलेनोइड किसको बनाएंगे, सेकेंडरी, टर्सरी और चतुर्थ जो क्रोमेटिन है उसका निर्माण कर देते हैं। जब कोशिका विभाजित होती है, जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र दिखाई देता है, यानी ये क्रोमेटिन पदार्थ आगे जाकर के एक धागेनुमा संरचना में बदल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम में बोलते हैं। अब देखो एक अलग से पॉइंट इसमें बताता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि जब उच्च स्तर पर पैकेजिंग की जाए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पर लिख देता हूं मैं नोट लगा करके, बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च स्तर पर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बड़े ध्यान से समझना है इसको, आवश्यकता होती है जिसे गैर स्टोन गुणसूत्र प्रोटीन कहते हैं। देखो जिसको क्या लिखा जाएगा, NHC। NHC का मतलब हो गया नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या कहा जाता है जिसको, यानी गैर स्टोन गुणसूत्र प्रोटीन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक नंबर का ये भी पूछा जा सकता है कि NHC क्या है, तो नॉन स्टोन क्रोमोसोमल जो प्रोटीन होती है, कब उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग है तो एक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहा जाता है, गैर स्टोन गुणसूत्र प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा जो क्रोमेटिन की बात करते हैं, ये जो क्रोमेटिन होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये दो प्रकार से, देखो एक तो होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन।
दोनों के यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, समझना इसको। यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये कोशिका कला के साथ में या कोशिका झिल्ली के साथ में, कोशिका कला के साथ ढीला ढाला बंधा होता है, ढीला ढाला बंधा होता है। एक बात तो ये याद रखना। और ये जो होता है वो जटिलता से बंधा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन जो होता है वो हल्का अभिरंजित होता है, हल्का अभिरंजित होता है। और ये गहरा अभिरंजित होता है, गहरा अभिरंजित होता है। 2 पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। ये पतले तंतु होते हैं, ये तंतु कैसे होते हैं, पतले होते हैं। और ये तंतु कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, याद रह जाएगा। चौथा जो इसका कैरेक्टर है या जो डिफरेंस है वो ये माना जाएगा कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं आनुवांशिकता की दृष्टि से एक्टिव होते हैं, यानी आनुवांशिकता की दृष्टि से एक्टिव होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अक्रिय होते हैं या अशिक्रिय होते हैं। तो ये यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन हुआ। तो ये थी डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से, तो ये इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और डीएनए की पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों होती है, डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। धन्यवाद।